नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे उपसहसंयोजन संख्या। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लिगेंड, यानी दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड थे, उनको हमने 6 भागों में पढ़ा था। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगी उपसहसंयोजन संख्या। कि उपसहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, या समन्वय संख्या किसे कहते हैं, या उसको कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर किसको कहते हैं। तो आज हम बात करते हैं उपसहसंयोजन संख्या, या दूसरा नाम बोल सकते हैं इसको समन्वय संख्या। अब उपसहसंयोजन संख्या और समन्वय संख्या क्या होती है कि ये आपने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे K4FeCN6। अब K4FeCN6 था, इसमें आपने ये कहा था कि ये धनायन होता है, ये केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, ये लिगेंड होते हैं, और ये लिगेंडों के पीछे जो छेद दे रखा है CN6 दे रखा है, इस CN6 को हम क्या कह रहे थे, उपसहसंयोजन संख्या कह रहे थे। क्या कह रहे थे? उपसहसंयोजन संख्या कह रहे थे। तो अब इसमें हम ये ऐसे कह सकते हैं कि जो भी आपके पास में संकुल यौगिक है, और संकुल यौगिक केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य जो उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, संकुल यौगिक हैं, उस संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य जो उपसहसंयोजन बंध बनता है, और उस उपसहसंयोजन बंध की जो संख्या होती है, उसी संख्या को हम कौन सी संख्या कहते हैं? उपसहसंयोजन संख्या है समन्वय संख्या। यानी केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु और ये क्या है, लिगेंड, इन दोनों के मध्य जो पाया जाने वाला उपसहसंयोजक बंध होगा, इस उपसहसंयोजन बंध की जितनी संख्या होगी उसी को हम क्या कहेंगे? समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कहेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या होती है। तो इसमें ऐसा लिखना है, संकुल यौगिक में उपस्थित संकुल यौगिक में, यानी आपके पास में कोई सा भी संकुल यौगिक है, और उस संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य, संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगेंड के मध्य, केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगेंड के मध्य उपस्थित उपसहसंयोजन बंधों की संख्या को, उपसहसंयोजन बंधों की संख्या को समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। अब यहां पे हमें ये ध्यान देना है, समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या थी जो लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु है उसके मध्य उपस्थित जो सहसंयोजक बंध हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं? समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। अब हमें जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, अब इसमें आपने पढ़े थे कि लिगेंड कितने टाइप के थे, दाता परमाणु का आधार के 6 टाइप के थे। उसमें यदि हम बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, नंबर 1, कुछ ऐसे लिखना 1 इंटू एक दंतुक लिगेंडों की संख्या या एक लिगेंड की संख्या, 1 इंटू एक लिगेंड, एक लिगेंड की संख्या। 2 हैं तो 2 इंटू 2 द्विदंतुक लिगेंडों की संख्या, 3 है तो त्रिदंतुक लिगेंडों की संख्या। अब इसमें विशेष ध्यान क्या रखना है कि आपने लिखा 1 इंटू एक दंतुक लिगेंडों की संख्या, कैसे लिगेंड है? एक दंतुक है, और क्या लिखा? 2 इंटू द्विदंतुक लिगेंडों की संख्या, 3 लिखा तो 3 इंटू त्रिदंतुक लिगेंडों की संख्या। कि जितने आपके पास में लिगेंड थे, जैसे आपने लिखा था जियोडेट, आपने परमाणु की संख्या के आधार पर लिखा था एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड, चतुर्दंतुक लिगेंड, पंचदंतुक लिगेंड और षष्ठदंतुक लिगेंड, उन्हीं की हम बात करते हैं। तो यहां पे आपने लिखा 1 इंटू एक दंतुक लिगेंड की संख्या, जैसे आपने लिखा K4FeCN6।
अब यहाँ पे देखो K4FeCN6 है, यहाँ पे Fe केंद्रीय धातु परमाणु है, ये धनायन है, ये क्या है लिगेंड है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर क्या हो जाएंगे कि 1 × Cn कैसा लिगेंड है। आपने एक दंतुक लिगेंडों में Cn का लिखा था, तो यहाँ पे Cn कैसा लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है। तो एक दंतुक लिगेंडों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 6 है। तो इसकी समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6। समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6। 1 × एक दंतुक लिगेंडों की संख्या है, एक लिगेंड की संख्या। तो एक दंतुक लिगेंड लिख दो आप, एक दंतुक लिगेंडों की संख्या, एक दंतुक लिगेंडों की संख्या कितनी है, 6। तो 1 × 6 बराबर कितने हो जाएंगे, 6। इसी प्रकार से यदि आप एक एग्जाम्पल लो कि अब आपके पास में कौन से एक दंतुक के बाद में कौन से लिगेंड आते हैं, द्विदंतुक लिगेंड। तो क्या लिखोगे, 2 × द्विदंतुक लिगेंडों की संख्या, 2 × द्विदंतुक लिगेंडों की संख्या। जैसे आपने लिखा PtEn का होल ट्वाइस, ये लिख दिया कि PtEn का होल ट्वाइस है। अब यहाँ पे En है वह एथिलीन डाइएमीन, इसको आप सहायता पूरी करने के रूप में यहाँ Cl2 लिख दो। तो ये क्या है, एथिलीन डाइएमीन। और एथिलीन डाइएमीन को आपने कौन से लिगेंड में लिया था, द्विदंतुक लिगेंड में। कौन से लिगेंड में लिया था, द्विदंतुक लिगेंड में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 × द्विदंतुक लिगेंडों की संख्या, 2 × द्विदंतुक लिगेंडों की संख्या। अब 2 × द्विदंतुक लिगेंड है। अब द्विदंतुक लिगेंड कितने हैं आपके पास में, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर ज्ञात करना है आपको, उपसंयोजन संख्या ज्ञात करनी है, समन्वय संख्या ज्ञात करनी है। तो यह संख्या ज्ञात करने के लिए लिखेंगे 2 × द्विदंतुक लिगेंड कितने हैं, एथिलीन डाइएमीन द्विदंतुक लिगेंड है, तो 2 को 2 से किया कितना आगे, 4। तो इसी प्रकार से यदि आपके पास में कोई सा भी यौगिक दे रखा हो तो उसमें आपको लिगेंड की पहचान करनी है कि एक दंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक है, त्रिदंतुक है, चतुष्दंतुक है, पंचदंतुक है, षष्ठदंतुक। उसको लिखना है और उसकी संख्या उसको क्या कर देना है, गुणा कर देना है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगी आपकी उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या। अब उपसंयोजन संख्या और समन्वय संख्या के बाद में हम बात करते हैं संकुल मंडल या समन्वय मंडल, या उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आयन मंडल। तो संकुल मंडल, समन्वय मंडल, आयन मंडल, इसकी हम बात करेंगे। तो ये चीज आपके अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे संकुल मंडल की। तो संकुल मंडल के लिए हम बात करते हैं संकुल, या इसको बोलेंगे समन्वय मंडल। संकुल मंडल या समन्वय मंडल। देखो संकुल मंडल या समन्वय मंडल क्या होता है, कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु होता है या लिगेंड होता है। केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड को एक बड़े कोष्ठक के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, बड़े कोष्ठक के अंदर रखते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, और बड़े कोष्ठक के अंदर दर्शाने के कारण उसको क्या कहते हैं, संकुल मंडल कहते हैं। और संकुल मंडल के बाहर जितने भी आयन उपस्थित होते हैं उसको हम आयनिक मंडल कहते हैं। तो देखो एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम बात करें, जैसे आपको दे दिया, एक बार इधर ध्यान देना, He2 Hg2 लिख दिया। अब यहां पे क्या लिख दिया आपने, CONH3 का होल ट्वाइस। अब ये क्या हुआ, केंद्रीय धातु परमाणु, और ये क्या आ गया आपके पास में लिगेंड, और यहां पे लिख दिया आपने Cl5। अब इसमें आपको देखना है कि संकुल मंडल क्या है या उसको समन्वय मंडल क्या कहेंगे। अब आप ये कह सकते हो जो बड़ा कोष्ठक है इसमें एक तो केंद्रीय धातु परमाणु है और बाकी क्या है, लिगेंड। इस बड़े कोष्ठक के बाद ये होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक मंडल। क्या बोलेंगे, आयनिक मंडल, यानी आयन मंडल के रूप में रहेगा। अब यहां पे ये बड़ा कोष्ठक रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, संकुल मंडल। क्या बोलेंगे, संकुल मंडल। बड़े कोष्ठक क्या बोलेंगे, संकुल मंडल बोलेंगे। और इसमें जो ये पाई जाने वाली जो संख्या होगी उस संख्या को क्या बोलेंगे, समन्वय संख्या। क्या बोलेंगे, समन्वय संख्या, या समन्वय संख्या की संख्या इसको देंगे। तो ये बड़ा कोष्ठक होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, संकुल मंडल बोलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बाहर पाया जाता है आयनिक मंडल होगा, और जो बड़े कोष्ठक है इस बड़े कोष्ठक को दर्शाने का जो रूप है उसको क्या बोलेंगे हम, संकुल मंडल बोलेंगे। तो इसमें लिखो, आप सबसे पहले देखो कि संकुल मंडल को किस रूप में लिखना है। हमें कि संकुल मंडल को हम लिखेंगे तो उसमें ऐसे लिख सकते हैं
कि संकुल यौगिक, आपके पास में कोई संकुल यौगिक है और उस संकुल यौगिक में जो भी केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड है, यदि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड को हम किसके मध्य रखते हैं, बड़े कोष्ठक के मध्य रखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, संकुल मंडल या समन्वय मंडल बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगेंड, जो केंद्रीय धातु परमाणु है एवं लिगेंड को एक बड़े या गुरु कोष्ठक में लिखते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगेंड को एक बड़े या उसको क्या कह सकते हैं, गुरु कोष्ठक में लिखते हैं। तो जो भी केंद्रीय धातु परमाणु है और लिगेंड उसको बड़े या गुरु कोष्ठक में लिखते हैं या गुरु कोष्ठक से दर्शाते हैं, जिसे हम संकुल मंडल कहते हैं, लिखते हैं, या इसको ऐसे कह सकते हो, या दर्शाते हैं, उसे संकुल मंडल कहते हैं। अब ये होती है संकुल मंडल की परिभाषा। अब संकुल मंडल को दर्शाने की बात आ गई। अब इसमें आप ये कह सकते हो कि संकुल मंडल, जो संकुल मंडल है और संकुल मंडल के बाहर उपस्थित जो आयनों की संख्या होगी, संकुल मंडल के बाहर उपस्थित आयनों की संख्या को आयन मंडल कहते हैं। जो बाहर आयनों की संख्या होगी उसको क्या कहेंगे, आयन मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे, आयन मंडल कहते हैं। अब देखो इसमें हम आयन मंडल और संकुल मंडल की एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो ऐसा कहेंगे कि जैसे ये आपके पास में कोई कोष्ठक है, इसमें लिखा आपने पीटी, यहां पे लिख दिया EN का होल ट्वाइस, ये लिख दिया। तो ये जो बड़ा कोष्ठक होगा, इस बड़े कोष्ठक को हम क्या कहेंगे, संकुल मंडल। क्या कहेंगे, संकुल मंडल। और यदि इसको आप ऐसे एग्जाम्पल में लिखो जैसे अभी आपने लिखा था Hg2, अब Hg2 था, इसमें जो आपने एग्जाम्पल की प्रकृति लिखी, इसमें लिखा था आपने CO, यहां पे लिख दिया आपने NH3 का होल ट्वाइस, यहां पे Cl5 लिख दिया। तो ये तो क्या हो गया आपका आयन मंडल। क्या हो गया, आयन मंडल। ये क्या है, संकुल मंडल। और इसको हम क्या बोलेंगे, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ना कि संकुल मंडल क्या होता है या आयन मंडल क्या होता है, दोनों की परिभाषा के रूप में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो हमें एक बार इधर देख लो कि संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगेंड को एक बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, उसके द्वारा दर्शाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, संकुल मंडल कहते हैं। जैसे आपने ये कोई यौगिक लिखा, इस यौगिक को किससे दर्शाया, बड़े कोष्ठक के अंदर दर्शाया। ये तो केंद्रीय धातु परमाणु है, ये क्या है, लिगेंड, दोनों को बड़े कोष्ठक में दर्शाया, तो उसको क्या कह दिया आपने, संकुल मंडल। इसके बाद में संकुल मंडल के बाहर जैसे ये यौगिक पाया जाता है, आयनों की संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन मंडल। और ये इसकी कौन सी संख्या हो जाएगी, समन्वय संख्या। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो ये इसकी मुख्य बातें थी जो आपने उपसंयोजन यौगिक के रूप में हम कर रहे थे। अब इसके बाद में एक नया टॉपिक लेते हैं, उसकी हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये होता है आपका कंप्लीट एक बार यौगिक। अब हम बात करेंगे अब आपके पास में टॉपिक है उभयदंतिक लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड, उभयदंतुक लिगेंड। अब देखो उभयदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लिगेंड
जिनमें दो दाता परमाणु, ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम उभयदंती लिगेंड कहते हैं। ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2, उन्हें कौन से लिगेंड कहते हैं? उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। तो इसमें हमें इसकी परिभाषा को इस शब्दों में लिख सकते हैं कि ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। जिनमें कितने दाता परमाणु उपस्थित होते हैं? 2 दाता परमाणु। अर्थात दूसरे शब्दों में क्या कहोगे? दाता परमाणु कितने? 2, तो क्या कहोगे? 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। कितने परमाणु? 2 परमाणु क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। अब इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की प्रकृति में है, परंतु किसी एक यौगिक में 1 परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, परंतु किसी एक यौगिक में 1 परमाणु ही इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। 1 परमाणु ही इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। अब 1 परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे उभय दंतुक लिगेंड कहते हैं। उसे कौन से लिगेंड कहते हैं? उभय दंतुक लिगेंड कहते हैं। अब उभय दंतुक लिगेंड में जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं भाई किस प्रकार से ये उभय दंतुक लिगेंड दर्शाता है, तो इसमें आप ये कह सकते हो, जैसे आपने एक एग्जांपल लिया साइनाइड। क्या लिया भाई? साइनाइड। अब साइनाइड में कार्बन व नाइट्रोजन, ये कार्बन और नाइट्रोजन है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, जबकि इसमें जो दाता परमाणु है वह कौन रहेगा? कार्बन दाता परमाणु है। आपने लिखा कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन के वायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। नाइट्रोजन कितने होते हैं? 5। यही होते हैं। अब इसमें दाता परमाणु हम बात करते हैं, इसके मध्य जो बंध पाया जाता है किस प्रकार से पाया जाता है? कार्बन नाइट्रोजन में ये बॉन्ड पाया जाता है, नहीं पाया जाता है? तो इसमें दाता परमाणु की प्रकृति है, वह दाता परमाणु माना किसको गया है? कार्बन को माना गया है। अब इसी प्रकार से जैसे हम आइसोसाइनाइड की बात करते हैं, तो आइसोसाइनाइड में देख लो NC, इसमें भी कार्बन व नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, और इसमें दाता परमाणु कौन होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दाता परमाणु है, क्योंकि इसमें देने वाला कौन है? नाइट्रोजन। अब बॉन्ड किस तरफ से जाएगा? नाइट्रोजन की ओर से, तो इसमें दाता परमाणु होता है नाइट्रोजन। तो इसी प्रकार से आपके पास में अनेक यौगिक होते हैं, जैसे आपने लिखा एक NO2-। अब NO2- है, इसमें कौन दे सकते हैं? दोनों ही दे सकते हैं, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं। अब दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, तो इसमें दाता परमाणु कौन होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दाता परमाणु होगा। तो ये हो गया NO2। अब NO2 के रूप में यदि आप इसको इस रूप में लिखो, ONO, यदि इस रूप में लिखो आप इसमें, और इस रूप में लिखा आप ये कहो कि इसमें दाता परमाणु कौन है, तो इसमें यही है कि नाइट्रोजन व ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, लेकिन इसमें दाता परमाणु कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन
दाता परमाणु होगा। दाता परमाणु कौन होगा? ऑक्सीजन। तो ये होते हैं उभयदंतुक लिगेंड। कौन से लिगेंड होते हैं? उभयदंतुक लिगेंड। इन उभयदंतुक लिगेंडों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, अर्थात दो परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं परंतु एक यौगिक में एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। ये दो हैं। इस यौगिक में देने वाला कौन है? कार्बन और नाइट्रोजन दोनों जाता है, लेकिन देता कौन है? केवल एक ही देता है, कार्बन। तो इस प्रकार के लिगेंडों को हम उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। तो यह चीज हमें क्लियर पता होनी चाहिए कि उभयदंतुक लिगेंड क्या है। अब हम पढ़ेंगे संकुल लवणों के प्रकार। देखो, संकुल लवणों के प्रकार की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है संकुल लवणों का प्रकार। इसमें दो टाइप्स है, एक है होमोलेप्टिक संकुल लवण और एक है हेट्रोलेप्टिक संकुल लवण। इन दोनों की हम बात करेंगे। तो संकुल लवणों के प्रकार की हम बात करेंगे कि संकुल लवण प्रकार क्या है, होमोलेप्टिक क्या है, हेट्रोलेप्टिक क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। कि होमोलेप्टिक की बात करें, होमो के ऐसे संकुल लिगेंड जिसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं, उसे हम होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। और यदि केंद्रीय धातु परमाणु से भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं, उसे हम हेट्रोलेप्टिक संकुल कहते हैं। हेट्रोलेप्टिक और होमोलेप्टिक। तो ये अधिकतर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि होमोलेप्टिक तथा हेट्रोलेप्टिक संकुलों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो उसकी हम बात करेंगे, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुलों की। तो संकुल लवणों के प्रकार। नई हेडिंग है संकुल लवणों के प्रकार। तो संकुल लवण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार होते हैं इनके। अब दो प्रकार में नंबर एक होता है होमोलेप्टिक और दूसरा होता है हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक संकुल और सेकंड होता है हेट्रोलेप्टिक संकुल। नंबर एक होमोलेप्टिक संकुल, नंबर दो हेट्रोलेप्टिक संकुल। सबसे पहले हम बात करते हैं होमोलेप्टिक संकुल के। होमोलेप्टिक संकुल क्या होते हैं? कि ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं, उन्हें हम होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। यानी केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं। जैसे पहले इसकी परिभाषा लिखे, फिर इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणुओं से, ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणुओं से एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं। एक ही प्रकार के लिगेंड, ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं, उन्हें होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। उन्हें होमोलेप्टिक
संकुल कहते हैं। अब होमोलैप्टिक संकुल में विथ एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। जैसे आपको लिखा है यहाँ पे K4FeCN का होल 6। अब यहाँ पे लिगेंड 6 संख्या है, लेकिन उपसंख्या संख्या 6 है, लेकिन कितना लिगेंड एक ही प्रकार के नहीं है, टाइप्स इनका एक ही है, सेम है, तो इसको क्या कहेंगे हम, होमोलैप्टिक। जैसे आपने लिखा NiCO का होल 4 लिख दिया, तो इसमें भी लिगेंड एक ही टाइप्स का एक नहीं है, C या 4 आएगा, एक ही टाइप से एक नहीं है। तो जो एक ही टाइप्स के लिगेंड होते हैं उनको क्या कहते हैं, होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं। कि ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं उन्हें हम होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं। अब इसके बाद में नंबर 2 आता है हेट्रोलैप्टिक संकुल। लैप्टिक संकुल, तो इसमें देख लो आप कि ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से 2 या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं उन्हें हेट्रोलैप्टिक संकुल कहते हैं। ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से 2 या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड 2 या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं उन्हें हेट्रोलैप्टिक संकुल कहते हैं। उन्हें हेट्रोलैप्टिक संकुल कहते हैं। अब हेट्रोलैप्टिक संकुल के यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा CONH3 का होल थ्राइज Cl3, CONH3 का होल थ्राइज Cl3। तो यहाँ पे एक तो लिगेंड NH3 है, एक क्या Cl, यानी 2 भिन्न प्रकार के लिगेंड है या नहीं है। तो जिनमें 2 भिन्न प्रकार के लिगेंड होते हैं या इनसे अधिक प्रकार के जो भिन्न लिगेंड होते हैं उन लिगेंडों को हम कौन से लिगेंड कहते हैं, हेट्रोलैप्टिक लिगेंड कहते हैं। कौन से लिगेंड कहते हैं, हेट्रोलैप्टिक लिगेंड कहते हैं। कि ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से 2 या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु में या तो 2 हो सकते हैं या 2 से अधिक प्रकार के भी लिगेंड हो सकते हैं जो जुड़े होते हैं, उन्हें हम हेट्रोलैप्टिक संकुल कहते हैं। कौन से संकुल कहते हैं, हेट्रोलैप्टिक संकुल कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग अधिकतर हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि होमोलैप्टिक संकुल तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल कि होमोलैप्टिक संकुल तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, या एक के बारे में पूछा जा सकता है। तो इन दोनों को आपको अच्छी तरह से कि होमोलैप्टिक संकुल तो वह संकुल है जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं, और जिनमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु से, उसे हम हेट्रोलैप्टिक संकुल कहते हैं। कौन सा संकुल कहते हैं, हेट्रोलैप्टिक संकुल कहते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसको आपको साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं और अच्छी तरह से इसकी तैयारी भी करनी है। अब जो अगली क्लास होगी इससे हम आगे का टॉपिक लेंगे, ऑक्सीकरण अंक वगैरह उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक आपको पर्टिकुलर अच्छी तरह से तैयारी करनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।